अस्सलाम वालेकुम, मैं अयाज़ बाज़ई। आज एक बार फिर से बलूचिस्तान नेशनल मीडिया के बहस का मरकज़ बन चुका है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे एक धमाका हुआ है और वो धमाका कोयटा के रेलवे स्टेशन पे हुआ है, जिसमें बदकिस्मती से 26 अफ़राद जो है वो जाँ बहक हुए हैं और 60 से ऊपर जो लोग हैं वहाँ पे ज़ख्मी हुए हैं। और मैं भी इस मौके का फ़ायदा उठाता चलूँ, क्योंकि बलूचिस्तान जब नेशनल मीडिया पे बहस का मरकज़ बनता है तो वो कभी-कभी या शाज़ नादिर होता है। और आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं वो तकरीबन हफ़्ते या 2 हफ़्ते में 1 मरतबा लाज़मी बलूचिस्तान को इस तरह का मौका मिलता है, और वो मौका इसी वजह से मिलता है कि वहाँ पे कोई बदअमनी का वाक़या हो, वहाँ पे कोई दहशतगर्दी हो, वहाँ पे कोई क़त्ल व ग़ारत हो, तो जाके बलूचिस्तान मीडिया का मरकज़ बनता है और मीडिया पे बहस होती है। और वो बहस जो है वो भी वो लोग कर रहे होते हैं जो यहाँ पर कोहसार मार्केट में बैठकर शाम को अपनी कॉफ़ी पीकर फिर उसके बाद आराम से एसी वाली गाड़ी में जाकर ऑफ़िसेज़ में पहुँचते हैं, और उसके बाद जो थोड़ा बहुत इनके पास सामने इन्फॉर्मेशन आ जाती है, या जो दी जाती है, वो लेकर बस वो तज्ज़िये भी कर रहे होते हैं और अपने माहिराना जो राय है वो भी दे रहे होते हैं बलूचिस्तान के हवाले से। और इन लोगों ने बलूचिस्तान में शायद ही कोई हफ़्ता पूरा गुज़ारा हो, शायद ही बलूचिस्तान के लोगों के साथ इन लोगों की कोई इंटरैक्शन हुई हो, शायद ही ये लोग जो है वो बलूचिस्तान को जानते हो। और अगर थोड़ा बहुत इनको अंदाज़ा भी है या थोड़ा बहुत इन लोगों को पता भी है तो वो हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए उनका वहाँ पे जाना होता है। हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और ना ही इनके वहाँ पे इस तरह के सोर्सेज़ मौजूद है जो उनको फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे, और जो उनको वहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज़ जो हो रही है, जो इंडिपेंडेंटली उनको बता सके। इनको जो इन्फॉर्मेशन आती है वो भी सबको पता है, और ये लोग जो तज्ज़िये देते हैं वो भी सबको पता है कि किस तरीके से ये मामले को जो है वो आगे लेके चल रहे होते हैं, और किस तरीके से जब एक दिन बलूचिस्तान को धमाके के बाद मौका मिलता है मीडिया के ऊपर, फिर वो किस तरह मैनिपुलेट करते हैं बलूचिस्तान के इश्यू को, बलूचिस्तान के लोगों को, बलूचिस्तान के वसाइल को, बलूचिस्तान के जो वहाँ पे दीगर मसाइल है उसके ऊपर। मैं आपको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। बलूचिस्तान के ऊपर अभी-अभी आज जो वाक़या हुआ है उसके बाद जो है वो सोशल मीडिया पे भी और जो नेशनल मीडिया है उसके ऊपर भी बहस छिड़ गई है कि बलूचिस्तान में हल के लिए क्या करना चाहिए, बलूचिस्तान क्यों यहाँ पे पहुँच गया है, बलूचिस्तान को आगे क्या करना चाहिए। तो उनमें से एक साहब ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि बलूचिस्तान में मैं आप अब जब आप सब जो है वो इस वाक़ये की मज़म्मत कर रहे हो, तो मैं आपके सामने जो है वो एक 2 सवालात रखना चाहता हूँ, जिस पर आपकी राय मैं लेना चाहता हूँ कि क्या है। और वो 2 सवालात ये है कि बलूचिस्तान में अगर फ़ौजी ट्रायल या फ़ौजी अदालतें कायम करके इनको फ़ौजी अदालतों में उनका ट्रायल किया जाए तो कैसा होगा? पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि जो एक नया कानून पास हुआ था अभी पिछले सेशन में पार्लियामेंट के कि एक मशकूक शख्स को आप 3 महीने के लिए अपने पास रख सकते हैं तफ्तीश के लिए, या नज़रबंद का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है जो ट्रिकी तौर पर अपने सवाल को जो है वो उसमें जो मकसद है वो छुपाने के लिए नज़रबंद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो मैं पहले जो है वो पहले सवाल पे आता हूँ कि वो फ़ौजी ट्रायल के या फ़ौजी अदालतों की जो बात करते हैं, तो मेरा मेरा उसके ऊपर ये जवाब है कि मसला ही फ़ौजी है वहाँ पे। बलूचिस्तान को आज तक 70-75 सालों से आज दिन तक जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है या जिस तरीके से डील किया जा रहा है, वो फ़ौजी माइंडसेट कर रहा है। वो एक मिलिट्री माइंडसेट कर रहा है। डॉक्टर कैसर बंगाली साहब खुद कहते हैं कि बलूचिस्तान में 2 रोया सड़क सड़क नहीं है, डुअल कैरेज सड़क वहाँ पे नहीं है। उसकी वजह ये है कि बलूचिस्तान में आप इकोनॉमी की बजाय या वहाँ पे आप उन लोगों की मईशत या लोगों की बेहतरी के बजाय आपने एक ही माइंडसेट से वहाँ पे उनको डील किया है, और वो माइंडसेट यही है कि हमने उनको मिलिट्री के तौर पर देखना है। हमने अपने मिलिट्री मफादात को वहाँ पे देखकर उसको डील करना है, तभी आपकी वहाँ पे जो है वो कोई 2 रोया सड़क तक नहीं है।
تو इसके साथ-साथ बाकी जो मसाइल है बलूचिस्तान में, वो सारे इसी एक माइंडसेट के तौर पर डील करने की वजह से है। वो चाहे अकबर बुगटी के ऊपर ऑपरेशन हो कि हम आपको वहाँ से हिट करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, एक फ़ौजी माइंडसेट था। उन्होंने जो किया उसके बाद आज दिन तक बलूचिस्तान उसी वाक़ये की वजह से जल रहा है, या इसके पीछे अगर हम जाएँ तो मुख्तलिफ़ अदवार में 70 में उससे 60 में, उससे पीछे जितने भी ऑपरेशंस या फ़ौजी कार्रवाइयाँ हुई है, वही सारी चीज़ें जो है अभी तक एक बलोच या एक बलूचिस्तान में रहने वाले एक नौजवान के, एक बुज़ुर्ग के, एक ख़ातून के माइंड में अभी तक वो चीज़ें हैं, और वो उसी को याद करके जो है वो, उसी को जो है वो अपना दुःख समझ कर के हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ था, हम रोकना चाहते हैं इसको। लेकिन आप फिर वही फ़ौजी ट्रायल, फ़ौजी अदालतों की बात करके फिर से जो है मामला फ़ौजी के हवाले या एक फ़ौजी माइंडसेट के हवाले कर रहे हैं, तो वो एक ख़तरनाक हद तक जो है वो इसमें फिर इश्तियाल और फिर जो है वो बदअमनी जन्म ले सकती है। दूसरे सवाल पे आते हैं कि उन्होंने जो ये एक कानून पास हुआ है जिसमें आप 3 महीने के लिए एक शख़्स को उठाकर फिर उसको जो है वो आप तहकीकात उससे कर सकते हैं, फिर उसके ऊपर आप ये मनवा सकते हैं कि आपने ये किया है या नहीं किया। तो वो कह रहे थे कि गुमशुदगी के जो मसाइल है उसको हल करने के लिए ये कानून ठीक है या नहीं। तो यही तो मसला है कि वहाँ पे गुमशुदगियाँ होती है, यही तो मसला है कि वहाँ पे लोगों को उठाकर 4-4, 5-5 महीने, साल, 5 साल, 10 साल तक जो है उनको रखा गया है, और किसी को पता नहीं कि वो कहाँ पे है, किसी को ये पता नहीं कि वो ज़िंदा है, हम उसकी दफ़ना दें, क्या करें हम? बेवाएँ जो है वो बैठी हुई है कि हम अपने जो हमारा ख़ावंद है वो उसके लिए हम अभी इंतज़ार करें, या अगर मैं आगे लाइफ़ आगे बढ़ाऊँ, वालदा जो है वो उसकी बैठी होती है कि भाई मैं अभी, मेरा बेटा आएगा, या मेरा बेटा जो है वो फ़ौत हो गया है। तो यही तो गुमशुदगियों का मसला है जिसकी वजह से बलूचिस्तान को यहाँ तक पहुँचा दिया गया। क्यों हम उसमें जो एक रियलिस्टिक अप्रोच है या जो ग्राउंड रियलिटी बेस्ड अप्रोच है उसको हम नहीं अपनाते। अनवरुल हक काकड़ साहब को मोहसिन नकवी साहब कहते हैं एक एसएचओ की मार है। तो ये एक एसएचओ की मार है कि आपके जो इत्तलात आ रही है कि वहाँ पे जो है वो उनका टारगेट जो है वो कुछ मिलिट्री ऑफिशियल्स थे, और उन्होंने अपना टारगेट भी शायद अचीव किया हो। तो ये एसएचओ की मार थी। तो इन लोगों से जो बहुत इर्रेलेवेंट है, मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला बनाकर फिर बलूचिस्तान को उससे डील करवाना, ये इर्रेलेवेंट काम है। आप जेन्युइन लीडर्स को, और दूसरी तरफ एक इर्रेलेवेंट किस्म का मुतालबा किया जाता है अना की बुनियाद पर, ज़िद की बुनियाद पर कि डॉक्टर महरंग इसकी मुज़ाहमत करे, कि डॉक्टर महरंग इसके ऊपर अपना जवाब दे, डॉक्टर महरंग का इसके हवाले से क्या मौक़िफ़ है। बहुत इर्रेलेवेंट किस्म के जो है वो बयानिए बनाए जा रहे हैं, और बहुत इर्रेलेवेंट किस्म के लोगों को जो है वो वहाँ पर भेजकर मसले का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मोहसिन नकवी की क्या हैसियत है? मोहसिन नकवी क्या कर लेगा वहाँ पे? जो जेन्युइन मसला है वो आप वहाँ पे एक बलोच के साथ बैठे, एक पश्तून के साथ बैठे, एक वहाँ पे जो होना हो रहा है उसको वहाँ पे खुद बैठकर ऑब्ज़र्व करें कि ये क्यों हो रहा है। ये तो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ है कि आप जो है वो हम ऑपरेशंस कर लेंगे, हम जो है वो इसको ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, ऑपरेशन आप कर लें, लेकिन उसकी क्या गारंटी है कि ऑपरेशन के बाद ये मसला नहीं होगा? क्योंकि ये तो हम ऑब्ज़र्व कर चुके हैं, इसमें हमारा एक्सपीरियंस रहा है पास्ट में मुशर्रफ के टाइम से, उसके बाद जो है वो आगे अभी तक क्या हो रहा है, ये एक ऑपरेशन का नतीजा था। वक़्त की ज़रूरत है कि आप वहाँ पे जो उनके ग्रीवियंसेस है, उसको हल करने के लिए कवानीन बनाएँ, ना कि उसको जो है वो और बढ़ावा देने के लिए आप कवानीन बनाएँ। क्योंकि रियासत जो है वो एक बहुत बुर्दबारी से, रियासत का काम भी यही है कि वो बुर्दबारी के साथ सोचे, बुर्दबारी के साथ अपना इक़दाम उठाए, और बुर्दबारी के साथ जो है वो एक वसी तर मफ़ाद में, रियासत के वसी तर मफ़ाद में जो है वो बैठकर फ़ैसला करे। ये तो बिल्कुल बचगाना फ़ैसले हैं कि हम एक एसएचओ की मार है, हम ऑपरेशंस कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। वक़्ती तौर पे तो आप ऑपरेशन से मसला हल कर लेंगे, लेकिन ये तो फिर उससे ज़्यादा वो शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। ये तो उससे ज़्यादा जो है वो अपनी एक वो उसमें स्ट्रॉन्ग होल्ड पकड़ लेगा। तो कहने का मकसद ये है कि बलूचिस्तान के मसले को पहले आप
حل تو دور کی بات ہے، حل بعد میں آتا ہے۔ پہلے آپ صرف سمجھنے کی کوشش کریں۔ سمجھنا صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھے اور سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے کہ آپ چاہتے کیا ہے؟ کیونکہ ریاست کو تو لازمی سی بات ہے، ایک نہ ایک دن ان سے پوچھنا ہوگا کہ آپ کو کیا چاہیے؟ کب تک جو ہے وہ اس طرح چلتا رہے گا؟ جب وہ ان سے پوچھ لیا آپ نے کہ آپ کو چاہیے کیا؟ ان کو کیا چاہیے؟ ان کو اپنے مسنگ پرسنس چاہیے، ان کو اپنے سائل وسائل کے اوپر اپنا جو ان کا اختیار ہونا چاہیے، جو ایک آئین بھی دیتا ہے، جو انٹرنیشنل لاز بھی ان کو دیتے ہیں، جو ایک انسانیت بھی اس کو دیتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے وسائل کے اوپر ہمیں حق دے، ہمارے جو بندے لاپتہ ہوئے ہیں، جو سالوں سے جو ہے وہ آپ کے پاس ہے، ان کو لاپتہ کرے، جو جو ملٹری آپریشنز ہوئے ہیں اس کو بند کرے۔ لیکن آپ یہ تک سننا نہیں چاہ رہے، جب آپ یہ سنیں گے تب اس کے بعد آپ حل کرنے کی کوشش پہ جائیں گے، اور حل اس کے بعد ہی ہوگا، اور حل یہی ہے کہ یہ معاملات جو ہے وہ آپ سنجیدگی سے سنیں، آپ ان معاملات کو جو ہے وہ غور سے سنیں۔ یہ انور الحق کا کام نہیں ہے، یہ محسن نقوی کا کام نہیں ہے، یہ جان اچکزئی کا کام نہیں ہے، یہ بلوچ کی جو وہاں پہ لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر، اور ان کے جو گریوینسز ہے اس میں، ان لیڈرشپ میں، چاہے آپ کے پاس ڈاکٹر مارنگ ہے، چاہے آپ کے پاس ڈاکٹر مالک ہے، چاہے اختر مینگل ہے، چاہے ایکس وائی زیڈ جو بھی ہے وہاں پہ، جو بھی موجود ہے، ان کے ساتھ بیٹھے، اور وہی جو ہے وہ جینون ریپرزنٹیٹیو ہے آپ کے۔ اس طرح کے جو آپ یہ آرٹیفیشل لیڈرشپ وہاں پہ بنا کر پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے ان کو وہاں پہ مسلط کر چکے ہیں، یہ لیڈرشپ کبھی بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتی، اور نہ ہی ان کے پاس وہ صلاحیت ہے، نہ ہی ان کے پاس وہ اختیار ہے کہ وہ آپ کے اس مسئلے کو حل کر سکے۔ تو ان کے مسائل کو سنجیدگی سے سننا، اور اس کو پھر اسی انداز سے، تاکہ ان کو بھی اس چیز کا احساس ہو، ان کو بھی یہ ریئلائز ہو کہ ہاں ٹھیک ہے، ہمارے مسئلے اب حل کی طرف جا رہے ہیں، کچھ اقدامات ہو رہے ہیں۔ 24ویں آئینی ترمیم تو آپ کر رہے ہو، انہی کے لیے کچھ ترامیم کرے، انہی کے لیے کچھ دلاسے کے لیے، ان کو یہ باور کروانے کے لیے کہ ہم آپ کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ترامیم لے آئے۔ ان کے لیے جو ہے وہ آپ جس بھی طریقے سے جو ہے وہ آپ کو موضوع لگتا ہے، کیونکہ آپ ریاست ہو، آپ کے پاس وسائل ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کے پاس سوچ ہے، آپ کے پاس نظریہ ہے، آپ اسی کو مطابق ساری چیزیں رکھ کر ایک ایسے حل کی طرف جائیں جس سے ان لوگوں کے مسائل کا حل نکلے، اور جس دن ان کے م، صرف اور صرف آپ ان کے مسائل کو سنجیدگی سے سنیں، تب بھی یہ مسئلہ جو ہے وہ آدھا ختم ہو جائے گا۔ لیکن بات یہی ہے کہ آپ کو سننے کے لیے جو ہے وہ سننے والے، یا وہ لوگ ہو جن کے پاس سننے کی صلاحیت ہو۔ یہ محسن نقوی، یہ انور الحق کاکڑ، یہ سرفراز بگٹی، یہ جانا چکزئی، یہ جمال ریسانی، یہ وغیرہ وغیرہ جو یہاں پہ مصنوعی طور پر بیٹھے ہوئے، ان کے پاس کم سے کم حل نہیں ہے۔ جنون لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھے اور ان کو سنیں، جب آپ نے سن لیا تب یہ آدھا مسئلہ آپ کا حل ہو گیا، اور انہی سے جو ہے وہ آگے چیزیں بڑھتی جائے گی، ورنہ یہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ کیونکہ وہ لوگ بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ ہے، تو یہ خون خرابہ اور نقصان جو ہے وہ ریاست کا ہے اس میں، اور جو ہی اس چیز کو آگے بڑھائے جائیں گے تو ریاست کا ہی اس میں زیادہ نقصان ہوتا جائے گا۔ بہت شکریہ۔